बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वैसे तो मैंने और बहुत सारी खबरों के ऊपर बात करनी थी, बड़ी दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की जो लेटेस्ट अपडेट है वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनने वाली है, क्योंकि इमरान खान की ऑडियो मंजर आम पे आ चुकी है। यानी तस्वीर को रोकते रोकते अब ऑडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। यानी लोगों ने उनको विजुअली भी देख लिया और अब उनको सुन भी पा रहे हैं, यानी उनकी ऑडियो सुन रहे हैं। और इस बार ये लीक्ड ऑडियो कोई ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर कोई नैरेटिव उनके अगेंस्ट बन सके, बल्कि इस लीक्ड ऑडियो से उनकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत अच्छे से अंदाज़ा कर पा सकते हैं कि एक शख्स जो जेल में है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस से किस अंदाज में मुखातिब है, उनसे क्या बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, क्या अपने रिलीफ के लिए बात कर रहा है? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से ये कह रहे हैं कि मुल्क में क्या होना चाहिए। और हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है वो बरतानिया से चूँकि एक तरह से इंस्पायर्ड है, तो इसमें तीन चीज़ें, यानी इमरान खान बता रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ, फिर अकाउंटेबिलिटी और मॉरल अथॉरिटी पे चलता है यह पूरा सिस्टम। जेल में बैठा हुआ शख्स बता रहा है कि रूल ऑफ लॉ, मॉरल अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सिस्टम चलेगा। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है और उसका एक ख़ास चंक जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना शुरू हो गया। तो बड़ी सख्ती आने वाली है कि कहाँ से ये लीक हुई ऑडियो और कैसे हो गई। बहरहाल इस वक्त ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू अभी व्लॉग से पहले सुनी है और मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना कूल एंड काम वो बिहेव कर रहे हैं, ऑनरेबल सर कह के बात कर रहे हैं और कोई अपने ज़ाती रिलीफ के लिए नहीं बात कर रहे, बल्कि उन्होंने बताया कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो किस हद तक शफाफ होना चाहिए। और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को लेके जो कानून साजियाँ हो रही हैं वो अपनी ज़ात को रिलीफ देने के लिए हो रही हैं जिसके वो अगेंस्ट है। और उन्होंने कहा कि बरतानिया में कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो अपनी ज़ात को रिलीफ देने के लिए हो। यहाँ पर जो बने वो कह रहे हैं मेरे पास पूरी लिस्ट है कि किसने ऐसी कानून साजी से फ़ायदा उठाया। खैर, ये अब आप लोग भी सुन लेंगे जब आपको मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। वैसे तो आज और बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन एक खबर ऐसी है जो आज सब टीवी चैनल्स की हेडलाइन में कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। अगर यकीन नहीं आए तो थोड़ी देर बाद किसी चैनल की हेडलाइन आप सुन के देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा मैं ठीक कह रहा हूँ। और वो खबर है गधों की तादाद में इजाफे के हवाले से। और पिछले साल की निस्बत बताया जा रहा है कि 59 लाख गधों का इजाफा हो गया। मतलब ये एक ऐसी खबर है, जब भी इक्तिसादी सर्वे आता है ना बजट से पहले, वो इतनी मोटी किताब है इक्तिसादी सर्वे की, उसमें और बहुत कुछ होता है, लेकिन पता नहीं क्यों टीवी चैनल्स वाले इस खबर से इतना ऑब्सेस्ड हैं कि हर बार इसको हेडलाइंस में बताया जाता है। पता नहीं दिलचस्प खबर है इसलिए या ये बहुत ज़्यादा वायरल होती है इसलिए, आई डोंट नो क्यों, बट हर साल ये गधों की तादाद वाला जो है ना वो ज़रूर बताते हैं। तो खैर मैंने चेक करने की कोशिश की कि और किस चीज़ की तादाद में इजाफा हुआ। पता चला डॉक्टर्स की तादाद में भी इजाफा हुआ, नर्सिस की तादाद में भी इजाफा हुआ, लेकिन वो शायद हेडलाइन में नहीं आएगी। एनीवेज, तैयार हो जाइए, कल बजट आने वाला है और एक बार बजट आ जाए फिर आपकी खैरियत जो है वो दरियाफ्त करेंगे, क्योंकि अच्छे खासे टैक्स जो है वो लगने वाले हैं। फिर आपको इमरान खान का वो दौर याद आएगा जब उन्होंने कहा था कि सब खुश हो जाएंगे। बजट से पहले जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे सब खुश हो जाएंगे, और फिर वैसा ही हुआ। सब ने पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बजट को सेलिब्रेट किया गया, यार इसमें ये रिलीफ है, ये रिलीफ है, मतलब एक मेगा रिलीफ पैकेज था। लेकिन इस बार हालात थोड़े अजीब हैं। तो आज जो इक्तिसादी सर्वे जारी हुआ उसमें बताया गया है कि मुल्क की जो सनती तरक्की है वो इमरान खान के दौर में यानी 2021 में 10% तक पहुंच गई थी, यानी मैसिव ग्रोथ देखने में आई। और फिर 2023 में ये -3% तक चली गई और फिर 2024 में यानी अब ये 1% तक आ गई है। तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि देखिए 4% की ग्रोथ होगी पिछले साल के मुकाबले में। ये नहीं बताएंगे कि इमरान खान के मुकाबले में, उनके दौर के मुकाबले में 10% से कम हो के 1% पे आ गई, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि कल बजट होगा तो दोबारा आपका हाल अहवाल पूछेंगे। बढ़ते हैं कुछ सियासी मामलात की तरफ। और वैसे अगर आप गैर सियासी मामलात की तरफ रहना चाहें तो फिर मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर व्लॉग अपलोड कर दिया है, बहुत खूबसूरत विजुअल्स हैं। अगर आप देखना चाहें तो वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी और आई लिंक पे भी। अब आते हैं ज़रा सियासी मामलात के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको जो खबर दी थी, जो टेलीविज़न पर भी मैंने ब्रेक की, ARY के ऊपर भी, फिर यहाँ व्लॉग में भी बताया, आज उस खबर की तस्दीक ख़ुद PTI ने कर दी, इमरान खान ने कर दी। इमरान खान ने तस्दीक तो नहीं की बल्कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया एक तरह से मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से। तो खबर यह है कि बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट का मशवरा माना, मुज़ाकरात के लिए उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, रजामंद हुए। और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि महमूद अचकज़ई की सरबराही में उन्होंने एक कमेटी कायम करने का फ़ैसला किया, या ये टास्क जो है वो महमूद अचकज़ई के सपुर्द कर दिया है कि आप मुज़ाकरात करेंगे।
कल रात इस हवाले से अहम इजलास हुआ था पीटीआई की लीडरशिप का, उसमें कुछ कन्फ्यूजन थी और आज भी मैं कुछ लोगों के पास बैठा था। बल्कि अभी आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ पहले बता दूं, फिर इसके हवाले से आपको अपडेट करता हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज मेरे साथ दो रिपोर्टर्स और हम इमरान खान के एक बहुत ही बाएतमाद साथी और इंतहाई सीनियर और संजीदा शख्सियत उनके साथ बैठे हुए थे। हमारी मुलाकात हो रही थी। अमूमन वो इस तरह घुलते मिलते नहीं है या इस तरह खुला के बात नहीं करते, लेकिन आज हम गए पार्लियामेंट में तो मौका मिल गया उनसे बातचीत करने का। ख़ास तौर पर इन मुज़ाकरात के तनाजुर में ही बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले जब पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे तब मामलात इतने करीब पहुंच चुके थे, इतने पास पहुंच चुके थे कि ये तय हो रहा था, ये पॉइंट्स तय किए जा रहे थे कि हमारे पीटीआई के अरकान जितने भी असम्बलियाँ छोड़ के गए हैं वो सारे के सारे वापस आ जाएंगे, फिर असम्बली बर्खास्त होगी और उससे पहले एक मुत्तफ़िका प्लान तय होगा इलेक्शंस के हवाले से। और इस सारे प्लान को, इस सारे मंसूबे को या मुज़ाकराती अमल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्टैंप करेगी, यानी उनकी इसमें कहीं ना कहीं अमल दखल होगा या रजामंदी शामिल होगी। लेकिन फिर वो कहते हैं आनन फानन कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई बात ना हो, मुज़ाकरात ना हो, मामलात आगे ना बढ़े। तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि वो लोग कामयाब हो गए और मुज़ाकरात सारे सबोटाज हो गए। वो कहते हैं कि मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि ये मुज़ाकरात को सबोटाज करने वाले कौन थे, कैसे हुआ, लेकिन बहरहाल वो कहते हो गए। एक तो थे ना ये कोई मई के महीने में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, वो नहीं, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। खैर, जब मज़ीद इस हवाले से कुछ कन्फर्मेशन मुझे मिलेगी वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये उस शख्स की ज़ुबानी बता रहा हूँ जो उस मुज़ाकराती अमल में ख़ुद शरीक रहा और आमतौर पर मीडिया में या इस तरह बड़ी बड़ी भड़कें या बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, संजीदा शख्सियत है। इसलिए उन्होंने जो बात बताई मुझे लगा कि ये एक नया इंकशाफ है कि इस तरह से ये सारी चीज़ें डिज़ाइन हो रही थी। खैर, अब आप देखिए ना, जैसे आज आके अब पीटीआई बातचीत के लिए तैयार हो गई है। अगर ये तैयार ना हो तो ये कहते हैं कि देखें जी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, ये संजीदा ही नहीं है, अगर आए बैठे मुज़ाकरात करें, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत देते हैं। और फिर जब पीटीआई कोई लचक दिखाती है, बातचीत करने की तरफ जाती है, तो पता चलता है कि पीटीआई के लोग अबडक्ट हो रहे हैं, उनको फलाम को मार पड़ गई, कोई इधर से उठाया गया, कोई उधर से उठाया गया। तो वो लोग सोचते हैं कि फिर ऐसे हालात में कैसे मुज़ाकरात करें, फिर पीटीआई बैकफुट पे चली जाती है, फिर कुछ ना कुछ होता है, कहते हैं अच्छा चले बातचीत करते हैं। तो आज पता चला पार्लियामेंट में कोई ऐसा सिग्नल मिला पीटीआई को कि वो सारी जो कमेटियों वाला मामला है, वो कमेटियाँ जो ऑपोजिशन को मिलती हैं वो उन्होंने हुकूमत के सपोर्ट करने का फ़ैसला कर लिया। तो वो पीटीआई फिर एहतजाज कर रही है। तो आज जब उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे कैसे हम आगे बढ़े, कोई जेस्चर आ ही नहीं रहा तो किस तरह से जाए। तो फिर वही बात है ना कि जब पीटीआई बात नहीं करती तो कहते हैं देखें ये संजीदा नहीं है। और आज पीटीआई बात कर रही है और आज ही मैसेज आ गया कि पीटीआई से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो वक्त का ज़िया है। अभी मैसेजेस आना शुरू हो गए, बयानात चलने शुरू हो गए। तो समहाउ कोई ना कोई अंदर लॉबी ऐसी एक्टिवेट होती है फौरी तौर से जो कहती है कि नहीं, मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। ऑब्वियसली उनको ये नज़र आता है कि अगर पीटीआई से मुज़ाकरात हुए, पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हुआ, इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हुआ, तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिशरी कोई और नहीं होगा, सिर्फ इमरान खान और पीटीआई होगा, बाकी सब उनके लिए नुकसान है। तो इसलिए मुज़ाकरात उनको दुखते हैं कहीं ना कहीं। खैर, देखते हैं हुकूमत किस हद तक संजीदगी दिखाती है। हुकूमत के बहुत सारे लोग बशमूल राना सनाउल्लाह कह चुके हैं बातचीत करने का। तो आज इमरान खान ने हुकूमत के साथ भी बातचीत करने के लिए एक तरह से रजामंदी जाहिर की है हुकूमत के साथ। पहले तो हुकूमत से ही बातचीत नहीं कर रहे थे ना, अभी हुकूमत के संजीदा बाख्तियार लोगों से बातचीत करने की जाने वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अब पीटीआई के लोगों को इंतज़ार है इमरान खान के ख़त का जो वो सुप्रीम कोर्ट को लिखेंगे और फिर महमूद अचकज़ई को देखना है उन्होंने कि अब वो क्या कमाल करते हैं, क्या कोई ब्रेक थ्रू ला सकते हैं, कहीं आइस ब्रेक होती है या नहीं। इसके ऊपर आपको फिर अब फर्दर अपडेट करेंगे। आज की दूसरी अहम स्टोरी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां बदले बदले से सरकार नज़र आए और सब पूछ रहे हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को हुआ क्या है। तो मामला ये है कि ये इस्लामाबाद के तीनों हलकों में फॉर्म 47 वाले जो हैं इनको लेने के देने पड़े हुए हैं। ट्रिब्यूनल के जज को इन्होंने तब्दील करा लिया इलेक्शन कमीशन जाके, लेकिन वो भी काम नहीं आया। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं या इनको बड़े सख्त सवालात का सामना करना पड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती MNAs की शिकायत पर फौरी ट्रिब्यूनल तो तब्दील कर दिया। तो जब ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने आई तो उन्होंने कहा कि ये काम मुनासिब नहीं है, क्योंकि ट्रिब्यूनल के लिए जज का नाम उन्होंने खुद दिया था। यानी इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछा था कि कौन सा नाम आप देंगे ट्रिब्यूनल के लिए, उन्होंने जो नाम दिया था अब उसी को इलेक्शन कमीशन तब्दील कर रहा है।
तो आज इस मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर यह ट्रिब्यूनल तब्दील किया, जिस पर जो वकील थे इलेक्शन कमीशन उनके पास कोई सॉलिड जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जनाब ये ट्रिब्यूनल जो है ना ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब इमरान खान के वकला भी बड़े अरसे ये दुहाई देते रह गए कि जनाब वो जो ट्रायल कोर्ट है अडयाला जेल में जो जज साहब हैं वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे। तो क्या वो उन्होंने जज तब्दील करा लिया था? उसी जज ने उनके हवाले से फ़ैसला दिया, फिर उस फैसले को चैलेंज किया गया था। तो यही बात चीफ जस्टिस कह रहे हैं आमिर फारूक के। उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि ट्रांसफ़र की तो आप कोई नई मिसाल कायम कर रहे हैं कि जनाब जज के ऊपर अदम एतमाद था तो इसको आपने पकड़ के ट्रांसफ़र कर दिया। वो कह रहे हैं अगर मसला था तो आप ऑर्डर उसका चैलेंज करते, आपने उठा के पूरा जज ही तब्दील कर दिया। तो वो कह रहे हैं अगर तो जज साहब में कोई तासुब है तो आपको हमें बताना होगा कि ये तासुब है, ये ग्राउंड है, और अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है, फिर आपको तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के रिमार्क्स को जर्नलिस्ट जो है वो बड़ा हैरानी से देखते रहे। बहरहाल खैर इस तरह वो पहले भी करते रहे हैं, कोई पता नहीं है, मैं कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं इसको ले रहा, लेकिन अच्छी बात है अगर किसी जगह पे वो स्टैंड लेते हैं तो अप्रिशिएट करना बनता है। तो चीफ जस्टिस ने कहा आज कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस अदालत के जज हैं जो ट्रिब्यूनल के भी सरबराह हैं, उनका नाम जस्टिस जहांगीरी है। तो वो कह रहे हैं कि जस्टिस जहांगीरी इस अदालत के जज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर चैलेंज कर लेता, लेकिन ट्रांसफ़र क्यों किया इस जज का ये जवाब देना होगा। और फिर उन्होंने कहा कि ये तो मेरी सिफारिश के ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी सिफारिश पे लगा था तो आपने जनाब तब्दील कर दिया और फिर रिटायर्ड जजेस को तैनात कर दिया उनके बदले में, और ये रातों रात एक ऑर्डिनेंस ला के कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि सरकार को यानी हुकूमत को भी बताना होगा हमें कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात आपने ऑर्डिनेंस निकाल दिया। तो अदालत ने खैर फरीकैन से दलाइल तलब कर ली हैं और ये फैसला किया कि अगली समाअत तक जो नया ट्रिब्यूनल बनाया था वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उसे रोक दिया है। आज की एक और अहम खबर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है। ये तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो चल रहा है इद्दत वाला सारा मामला, जहाँ पर जो खावर मानेका साहब हैं वो उनके एक वकील थे रिजवान अब्बासी, बड़ा आपने नाम सुना, जो हर पेशी पे भाग जाया करते थे, कभी बैरून मुल्क कभी आते नहीं थे, कभी क्या उन्होंने बड़ा लटकाए रखा। तो अभी जब नए जज साहब आए हैं, दोबारा पेशी होने लगी है, तो वो उन्होंने अपना वकील तब्दील कर लिया, बल्कि रिजवान अब्बासी ने खुद ही पेश होने से माजरत कर ली। तो खावर मानेका ने आज अदालत को बताया कि जनाब वो नया वकील करना चाहते हैं, इसलिए अदालत उन्हें वक्त दे। तो ये वक्त क्यों लिया जा रहा है? ताकि जितनी देर तक बुशरा बीबी इमरान खान को कैद रखा जा सके अनटिल अनलेस किसी और केस में ना उनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये सारे हर्ब हैं। आज खावर मानेका जब अदालत आए तो उनके साथ जो सिक्योरिटी थी, मैं तो हैरान रह गया, मैं क्या बाकी बहुत सारे लोग हैरान हैं कि इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद भी उन्हें वो सिक्योरिटी नहीं मिल सकी जो खावर मानेका ने एक मुक्का खाने के बाद ली है। हर तरफ पुलिस एहलकार और बड़ा रश था। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला चला गया इद्दत के निकाह केस वाला, तो खावर मानेका को नोटिस जो है वो भेज दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, ताकि उनको भी सुन के फैसला किया जा सके। ये दरख्वास्त गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, जिस पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी समाअत हो रही है इस केस की, तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, बैक वक्त दो अदालतों में कैसे सुना जा सकता है। तो हाई कोर्ट ने ये एतराज़ात ख़त्म कर दिए हैं और उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान की इन अपीलों को सुनने का फ़ैसला किया है। जो पीटीआई के वकील हैं या बुशरा बीबी या इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने ये इस्तदा की है कि या तो जो शाहरुख हरजमन जिन्होंने पहले ये फ़ैसला महफूज किया था और आखिरी लम्हात पे उन्होंने सुनाने से एक तरह से माजरत कर ली थी, उनको ये ऑर्डर दिया जाए कि वो महफूज फ़ैसला सुनाएं, या दूसरी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद हमारी अपील सुन के फ़ैसला करे। मतलब दूसरे जज साहब के पास ना केस भेजें, क्योंकि इतना लंबा ऑलरेडी सुना जा चुका है। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब चूँकि अच्छे वकील हैं, अच्छे जज हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक जज अगर ख़ुद केस से अलग हो गया तो वापस हम उन्हीं के पास केस भेजें कि आप नहीं इसका फ़ैसला सुनाएं। तो क्या ये मुनासिब बात होगी? इसके ऊपर ये सारा केस इस वक्त गर्दिश कर रहा है। तो खैर मज़ीद जब अब खावर मानेका आएंगे, अपने दलाइल देंगे तो पता चलेगा। फिर अदालती मामलात के हवाले से ही आज एक अच्छी खबर भी सुनने को मिली कि जो इमरान रियाज खान हैं उनके हवाले से पता चला है कि उन्हें हज पर जाने की इजाज़त मिल गई है। अल्लाह करे कि वो अब बिना रुकावट हज के लिए रवाना हो सके। आई होप कि जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तो वो फ़्लाई कर चुके हों। बड़ी रुकावटें उन्होंने देख ली हैं, बड़ी मुश्किल हालात देख लिए हैं।
अब अगर कोई शख्स जाना चाहता है अपने रब के हजूर पेश होना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि ये गुनाह किसी को अपने ज़िम्मे नहीं लेना चाहिए, उन्हें जाने देना चाहिए। अगर कोई श्योरिटी चाहिए तो वो उनसे ज़रूर ली जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह की वो शख्सियत हैं या जिस तरह से वो अक्सर कहते हैं कि मेरा इस मुल्क के बगैर गुजारा ही नहीं है, तो आई होप कि वो बिना ताख़ीर के वापस आ जाएंगे। अल्लाह करे उनके हक़ में भी बेहतर, आप सबके में भी। और अगर आप हज से रिलेटेड कुछ नया देखना चाहते हैं तो मैंने जैसे पहले बताया व्लॉग अपलोड हो चुका है मेरे दूसरे चैनल पे, आप जाके वो देख सकते हैं। हरम के खूबसूरत मनाज़र और मुज़दलिफ़ा, मिना और बाकी आसपास के जो मनाज़र हैं अरफ़ात के भी, वो आप देख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।